हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप डायग्राम देख करके कुछ अनुमान लगा रहे होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाने के लिए एंड ग्लोबल वार्मिंग को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, आइए पहले मैं ये बताता हूं। सो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक आपको बता दूं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, है ना, मीथेन दैट इज CH4, है ना, उसी तरीके से वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर, सो वाटर वेपर एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFCS, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओके, सो नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड एरिसोल AERO एरोसोल्स। ठीक है, तो बेटा ये सब जो हैं वो क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। दिस आर द ग्रीन हाउस गैसेस। इसका मतलब क्या होता है, एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ग्रीन हाउस, इससे पता चलता है कि हरा भरा घर रखना है। ग्रीन हाउस, है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अभी नीचे मैंने लिखे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। यानी कि इन गैसेस को यूज में लिया जाता है घर को ग्रीन रखने में, हरा बनाने में इसकी मदद ली जाती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ता है ग्रीन हाउस गैसेस। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका नाम क्यों पड़ा ग्रीन हाउस, है ना, मतलब ग्रीन वर्ड क्यों आया। क्योंकि आप क्या करते हैं, इन सभी का जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो दिख रहे हैं, इसका आप यूज करते हैं कहां पे, इसके डिमेरिट्स बताता हूं, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स दोनों बताता हूं। ठीक है, तो जो यहां पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं उसके मैं आपको बताऊंगा हार्मफुल रिजल्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसके मैं कुछ हार्मफुल चीजें बताऊंगा कि इससे क्या क्या नुकसान होता है, और फिर मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा कि यूजफुल एप्लीकेशंस क्या है। तो यूजफुल एप्लीकेशंस आपके आंखों के सामने दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इसके मेरिट्स की बात करूंगा और फिर मैं डिमेरिट्स की बात करूंगा। तो ये अपना बेटा है मेरिट्स। आप कुछ हाउस देख रहे होंगे, ये घर आप देख रहे होंगे शीशे का घर, है ना, ये वाला शीशे का घर आप देख पा रहे हैं, ये वाला, है ना, ये जो घर है चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है ग्लास से, वही ये भी ग्लास से ही कवर किया हुआ है, चारों तरफ से देख सकते हैं। ये वाला जो सेकंड वाला डायग्राम जो है ना, ये वाला पूरी तरीके से ये ग्लास है ना, सो ग्लास से पूरी तरीके से कवर है। तो सर ग्लास से कवर करने से क्या हो जाता है सर इसमें, तो देखना इसका किस तरीके से यूज में लेते हैं। ये जो आपको ग्रीन हाउसेस गैसेस में जो दिखाया CO2 CH4 H2O वाटर वेपर, है ना, तो इस तरीके से वाटर एंड वेपर दोनों सेम चीज है बेटा, ये वाटर वेपर है, वाटर का वेपर वाटर वेपर है, ये एक ही है ना। तो यहां पे ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस में यूज में लिए जाते हैं। इसका काम क्या है, ये हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है कि हीट को एब्जॉर्ब करके ये लोग रख पाते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब सनलाइट यहां से सन इस तरीके से अपना रोशनी देती है और जब इस घर में पड़ता है, तो इस घर में जब पड़ता है सनलाइट इस तरीके से, तो वो क्या करता है, वो अंदर चला जाता है ना। दरवाजा बंद कर दो, अभी तो ये हर मौसम में, जैसे नॉर्मल मौसम है तो इसको खोल दिया गया है, लेकिन ठंडे प्रदेश में जनरली इसको यूज में लेते हैं हम कोल्ड एरियाज में। ठीक है, कहां पे, कोल्ड एरियाज की बात करें हम, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब जगह पे अगर प्लांटेशन करना है तो आपको ठंडे के दिनों में वहां पे उतना अप्रोप्रिएट धूप नहीं मिल पाता, उतना गर्मी नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपको ये सेटअप करना पड़ता है। तो ये सेटअप आप जब करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट गर्मी आप उसको प्रोवाइड करा पाएंगे जितने प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, तभी जाकर के प्लांट आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, और ग्रीन ग्रीन जब हो जाएगा पूरी प्लांट, तभी आप उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये हाउस है, और हाउस में क्या होता है कि सनलाइट
सनलाइट इस तरीके से अंदर की ओर आती है, ऊपर से इस तरीके से सनलाइट पड़ता है, नीचे की ओर आती है। देखो कितने सारे प्लांट्स ऊपर में भी टांग टांग के लगा दिए गए हैं, ऊपर में देख रहे हो। तो ये जब यहां पे आता है, ठीक है, तो इसको क्या कर लिया जाता है, जितने भी हीट अंदर आए, ये सन के जो हीट यहां पे अंदर आए हैं, इनको ट्रैप कर लिया जाता है। किसके द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, ये सब गैसेस, इनमें से कोई गैसेस यहां पे अंदर पे रखे जाते हैं। तो ये गैसेस अंदर रहने के कारण क्या होते हैं कि ये जो हीट ऊपर से आ रहे हैं, वो सारे के सारे हीट जो हैं वो ट्रैप करके यहां पे रह जाते हैं। और अगर ये ट्रैप करके यहां पे रह जाएंगे तो जितनी प्रॉपर गर्मी इनको मिलनी चाहिए थी, इनको ग्रीन रखने के लिए, ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इसको ठंडे दिनों में, क्योंकि ठंडे के दिनों में गर्मी तो इसको मिल नहीं पाती है, तो वो इसको ग्रीन रखने के लिए हमें उसको प्रॉपर गर्मी देनी पड़ेगी। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे हीट को स्टे करा के रखने में, यानी कि उसको पकड़ के रखने में। तो ये उसको हीट को यहाँ पे प्रॉपर दे पाता है, ज्यादा समय तक इसको हीट को रख पाता है, जिसके कारण एक लंबे समय तक इन सभी प्लांट्स को गर्मी मिल पाती है और जिसके कारण ये ग्रो कर पाता है। उसी तरीके से ये वाला मैं घर दिखाने का कोशिश किया हूं। छोटा सा कोई अगर अपने घर में इस तरीके से सेटअप करना चाहता है ठंडे प्रदेश में तो वो कर सकता है, लेकिन ये एक बड़ा सा फार्म हाउस, जिसका मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है, जो फूल वगैरह उगा रहा हो ये इस तरीके से, तो वो इस तरीके से सेटअप करता है, क्योंकि उधर ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। तो भैया आप इतने सारे चीजों को दूसरे जगह से एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना तो बहुत टेंशन वाली बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पे खुद के खेती करने के लिए, खुद का मतलब प्लांटेशन करने के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस का यूज लिया जाता है। सो ये अपना मेरिट वाला पार्ट था। आई थिंक ये मेरिट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, है ना। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्रीन रखने में मदद करता है, प्लांट्स को ग्रीन रखने में मदद करता है, इसीलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं। ये तो था, ये मेरिट था, यानी कि गुड इफेक्ट था। इसको हम कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस के गुड इफेक्ट में से ये कंसीडर किए जाएंगे। अब हम इसके बैड इफेक्ट की और बात करते हैं, यानी कि इसका बैड इफेक्ट क्या होता है, बैड इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इसमें, तो वो मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो अब आइए हम यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए रेडी हैं पूरी तरीके से। अब क्या होता है कि ये अपना सूर्य है, अपना सन है बेटा, है ना। तो ये यहां जो अपना सन है, इस सन को यहां पे आप देख सकते हैं। ये सन क्या होता है कि पूरी यहां पे अपनी जो भी हीट है वो हीट इस तरीके से अपने एटमॉस्फेयर में लाता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में अंदर तक ले आता है धरती पे, है ना। धरती पे इंसिडेंट होता है, तो इस तरीके से ढेर सारी रोशनी यहाँ पे धरती पे पड़ती है। अब दिन भर जो गर्मी रहती है, तो दिन भर से धरती क्या हो जाती है, पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। अब रात में वो क्या करता है कि वो उसको मतलब यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गए और कुछ एमिट हो गए, इस तरीके से फिर से रिफ्लेक्ट हो गए। इसको हम वर्ड यूज करेंगे, रिफ्लेक्ट हो गए। ये इन किए और बहुत सारे अंदर चले गए और रिफ्लेक्ट हो गए। ये रात के समय में ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो रात के समय में इस तरीके से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी कि बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने क्या करा है, हमने करा क्या है कि अपने चारों ओर, है ना, हम अपनी एक्टिविटी से, जैसे हम कार चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम फैक्ट्रियां चलाते हैं, हम बहुत सारे वैसे काम करते हैं जिससे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल, है ना, और भी बहुत सारी चीज को जलाते हैं। उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैसेस हम इवॉल्व करते हैं, लाइक CO2 गैसेस इवॉल्व करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। वाटर वेपर इवॉल्व करते हैं, है ना। इसी तरीके से जितने भी वहां पे गैसेस हमने लिख रखे हैं, CFC लिख रखा है, वो सब कुछ हम यहाँ से फैक्ट्रियां वगैरह से ये सब प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे होता क्या है, ये अपने एटमॉस्फेयर में आ जाता है। देख लो, ये CO2 यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर वेपर है, ये CFC है ना, जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो ना CFC, ये वाला। उसके बाद और भी जितने सारे मीथेन है, ये सब एक लेयर बना लिया है। जो ये ग्रीन कलर का लेयर देख रहे हो ना, ये वाला लेयर, ये अपना एटमॉस्फेयर का लेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में, है ना, ये अपना पृथ्वी है, ये अपना अर्थ है बेटा, ये अपना अर्थ है। सो ये अर्थ में सनलाइट तो पड़ गया,
सनलाइट तो पड़ा, जब जाने की बारी आती है इसकी, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर, ये वाला जो एटमॉस्फेयर आप जो देख पा रहे हैं बीच वाला, जिसमें CH4, जिसमें CFC, जिसमें H2O, जिसमें CO2, ये सारे गैसेस मौजूद हैं, इसको जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं, जाने वाले, जो सनलाइट एक बार प्रवेश तो कर जाता, आ जाता है, लेकिन जाने के लिए जाने नहीं देता, इनको जाने नहीं देता, क्योंकि एक बार टकरा जाने के बाद सनलाइट का स्पीड तो अच्छा खासा रहता होगा ये आते समय, लेकिन जब एक बार टकरा जाता है तो टकराने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, और ये जो CFC जैसे गैसेस, CO2 गैसेस, H2O गैसेस, ये मीथेन गैसेस जो हैं, ये जब जाना चाहते हैं वापस, वो सराउंडिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि वापस वो ऊपर आसमान में जाना चाहते हैं, तब के केस में ये ट्रैप कर लेते हैं। CH4 चूंकि गर्म, इसको क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, इनको आदत है कि जो भी हीट होता है उस हीट को ट्रैप करके रखने की, तो ये अपने एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, पूरी तरीके से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ये हीट जाने नहीं देते वापस आसमान की तरफ। तो अगर जाने नहीं देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, अपना एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। अगर ये सब गैसेस मिल करके हीट को जाने नहीं देंगे अगर वापस, तो क्या करेंगे, ये धरती ही गर्म हो जाएगी, ये एटमॉस्फेयर अपना गर्म हो जाएगा तो धरती गर्म हो जाएगी। और भैया अगर अपना एटमॉस्फेयर गर्म हो गया ना, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट पता है? आप सोचिए कि आपका जो पूरे पृथ्वी में 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है, यानी कि 3 पार्ट जो है वाटर है और 1 पार्ट लैंड है, और उसमें भी से भी 3 पार्ट जो वाटर है उसमें से आइस के फॉर्म में बहुत ज्यादा वाटर अपने सरफेस पे है, अपने अर्थ में है। जब आप यहां पे हीट को, अपने एटमॉस्फेयर को गर्म कर दोगे पूरी तरीके से, यानी कि आपका पूरा एटमॉस्फेयर गरम गरम लगने लगेगा, तो आपको सोचो कि ग्लेशियर जो होगा वो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट कर देगा। जब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट करेगा तो सोचो क्या होगा, समुद्र का जो लेयर है, जो पानी, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, गर्मी से ग्लेशियर पिघलने लगेगा। अब ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो वो सारा का सारा वाटर कहां आएगा, समुद्र में आएगा। अब समुद्र का लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो बेटा हम क्या जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम भी उसी पानी में समा जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग उसी में डूब करके। समझ रहे हो? तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। तो जो CO2 गैसेस जो हम कंबसन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इतनी सारी धुआं उड़ाते हैं, वाटर वेपर, CFC, CH4, ये जितने गैसेस, वाटर जो ग्रीन हाउस गैसेस हमने लिए हैं नाम, वो अपने एटमॉस्फेयर में एक बैड इफेक्ट यहां पे डाल रहा है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। ये ग्रीन हाउस के गैसेस यहाँ पे इफेक्ट क्या कर दे रहा है बेटा, यहाँ पे इफेक्ट ये कर दे रहा है कि यहां पे ग्लोब को वार्म कर दे रहा है। ये जो ग्लोब है, अपना जो अर्थ है, इसको पूरी तरीके से गर्म कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हीट को वापस जाने नहीं दे रहा है। तो जब गर्म कर देगा तो इसीलिए हम इसको पूरे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब को वार्म कर देता है, यानी कि ग्लोब को गर्म कर देता है। तो ग्लोब को गर्म करने के बाद ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद पूरी वाटर लेयर बढ़ जाएगी, हर जगह का वाटर लेयर बढ़ जाएगा और फ्लड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये हमने गुड इंपैक्ट एंड बैड इफेक्ट दोनों बता दिए। तो बैड इफेक्ट में आपका ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, ओके। बैड में क्या आ जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्रीन हाउसेस गैस का बैड इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पे, और गुड इंपैक्ट पड़ता है जहां ठंडे प्रदेश में पेड़ पौधों को उगाने में, गुड इंपैक्ट में हम काम में लेते हैं। तो आई थिंक ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ग्रीन हाउस गैसेस एनी हाउ याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हर जगह ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद अगर हम ग्रीन हाउस गैस का दोनों बैड इंपैक्ट और गुड इंपैक्ट देखने के बाद अब हम एसिड रेन में मूव करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे एसिड रेन होता है और किसे कहते हैं एसिड रेन। अब हम समझ सकते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। देखिए, आपका जो रेन होता है ना, नॉर्मल रेन जो होता है, नॉर्मल रेनिंग जब होती है तो नॉर्मल रेन भी हम कहते हैं कि एसिडिक रेंज में ही होता है, बट वो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है कि लोगों को हार्म पहुंचाए। लेकिन अब आप सोचिए कि बहुत ज्यादा वाटर में जाकर के, ऊपर में जाकर के, जब वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है ऊपर, वहां जाके ढेर सारे एसिडिक गैसेस जाके वहां पे मिल जाएंगे, तो एसिड रेन होगा और वो इफेक्ट डालने लगेगा अपने एटमॉस्फेयर को। तो हम तो कह सकेंगे एसिड रेन, यानी कि उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो मैं डेफिनेशन अगर आपको बोलना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं एसिड रेन का डेफिनेशन कि रेन विच हैज बीन मेड
मोर एसिडिक देन नॉर्मल रेन, जो नॉर्मल रेन होते हैं उससे ज्यादा एसिडिक अगर हो जाता है ना, व्हाई? ड्यू टू डिजॉल्व्ड पॉल्यूटेंट्स सच एज SO2, है ना, देख सकते हो यहां पे, सच एज SO2 एंड व्हाट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये सारे गैसेस जो भी यहां पे देख रहे हो, ये सब के सब यहां पे इंपैक्ट करते हैं बेटा, ये सब के सब इंपैक्ट करते हैं एसिड बनाने में ऊपर में जाकर। कैसे प्रोसेस होता है आइए मैं समझाता हूं, फिर से एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। रेन विच हैज बीन मेड मोर एसिडिक देन द नॉर्मल रेन ड्यू टू डिजॉल्व पॉल्यूटेंट्स सच एज SO2, NO2, है ना, और बहुत सारे हो सकते हैं, इज कॉल्ड एसिड रेन। तो प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, क्या होता है बच्चों। यहां पे देखिए ढेर सारे फैक्ट्रियां यहां पे हैं, वो भी गैसेस इवॉल्व करती हैं लाइक SO2, NO2 गैसेस, है ना। यहां पे NH3 कंपनियां, है ना, बहुत सारे इवॉल्व करती हैं। हम बाइक चलाते हैं, CO2 गैसेस इवॉल्व करते हैं, है ना, इससे भी बनाते हैं, H2CO3 तो बन ही सकता है, CO2 गैसेस रिलीज करते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से और क्या कर सकते हैं सर, तो बहुत सारे गैसेस डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो कंपनियां होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस यहां से इजेक्ट करती हैं, जो कि यहां पे एमिशन होकर के जा करके क्या हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर में ऊपर में चला जाता है। तो नदियां जो होती हैं उससे वाटर वेपर करके ऊपर में चला गया, वाटर वेपर नदियां से ऊपर गया। अब क्या होता है कि ऊपर में वाटर वेपर भी गया और ये भी चला गया SO2 गैसेस। तो सोचो क्या होगा कि जब NO2 गैसेस गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब गया और यहां से वाटर गया, नदियों से वाटर इवेपोरेट होकर के गया, तो जब ये वाटर से रिएक्शन कर जाता है तो क्या बना लेता है बेटा, HNO2, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है बेटा। तो ये वाला जब एक साथ मिल करके नीचे की ओर गिरेंगे तो आप समझ सकते हो कितना हार्म कर सकता है, बहुत खतरनाक हार्म करता है बेटा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये ताजमहल में गिरे ना तो जो वहां पे मार्बल्स हैं जो लगे हुए हैं, संगमरमर जिसे आप कहते हो, वो जो लगे हुए हैं ना, वो क्या करेगा, वो उसको खराब कर देगा, उसमें काला काला धब्बा कर देगा अगर उसमें गिर जाता है तो बेटा। तो एसिड रेन के कारण वहां पे इफेक्ट पड़ सकता है। आपके फसल जो होते हैं, जो किसान लोग, जो फार्मर लोग अपने फसल उगाते हैं, उसको एक नॉर्मल बेसिक सॉइल चाहिए होता है, मिट्टी। अगर आपने इस तरीके से एसिड रेन करवा दिया, मतलब जान के तो नहीं करवाते, लेकिन ऐसी एक्टिविटी हमारी है, ऐसा हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कि एसिड रेन हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे गैसेस को इजेक्ट करा है, तो एसिड रेन हुआ। अब वो सारे के सारे फसल उसके खराब हो जाते हैं, किसान को बहुत लॉस होता है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड रेन होता है, यानी कि ऊपर से गिर जाता है। क्या होता है कि इधर से गैसेस गए, इधर से वाटर गए, दोनों मिक्स कर गए। अब दोनों मिक्स कैसे कर गए, देखो NO2 जब मिक्स करता है वाटर से तो क्या बना लेता है, HNO2 एंड HNO3। तो ये एक तो बहुत भयानक वाला एसिड बना ले रहा है भैया। और वही एसिड जब हैवी हो जाता है, जब वाटर जो कंडेंस करके हैवी कर जाते हैं, तो वो नीचे गिरने लगते हैं। और जब नीचे गिरने लगते हैं तो इस तरीके के मतलब जगह जगह पर गिर करके फसल को खराब करते हैं। और ऐसा नहीं है, आदमी पे भी इफेक्ट करता है ना। अगर ज्यादा एसिडिक रहा किसी किसी रेंज में तो ज्यादा इस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। आप देखेंगे इन जनरल कि जहां पे इंडस्ट्री होता है ना, वहां पे खेती वेती बहुत कम हो पाता है, यही रीजन होता है उसके सामने, क्योंकि मिट्टी खराब कर देता है पूरी तरीके से। वो पानी में वो अपना जितना भी रेसिड्यू वगैरह है वो छोड़ता है, वो पानी खराब कर देता है। तो मतलब रहना खाना खराब कर देता है जहां पे इस तरीके से इंडस्ट्री लगे हुए रहते हैं। देखिए SO2 जैसे गैसेस की बात करें, जैसे SO2 रिलीज होता है, अब SO2 ऊपर जाके वाटर वेपर से मिल करके क्या बना लेगा, H2SO4। अगेन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जाकर के ऊपर में अगर मिलता है, वो नीचे जब आता है तो क्या करेगा, सोचो, हालत खराब करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल हालत खराब कर देता है बेटा। तो इस तरीके से हजारों हजार नुकसान ये कर सकता है जब ये धरती पे आकर के, ये एसिड रेन जब धरती में गिरने लगते हैं तो सारे पेड़ पौधे नष्ट कर देते हैं बेटा, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे नुकसान हैं इसके, बहुत सारे। मैंने तो एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं कि ताजमहल को खराब कर सकता है ये, है ना, फसल्स को खराब करता है ये, पेड़ पौधे को खराब करता है ये। तो ये डेली लाइफ में अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो आई थिंक आपको एसिड रेन भी समझ में आ गया होगा। नॉर्मल रेनिंग जो होता है वो एसिडिक रेंज में ही होता है, बट ये वाला जो ज्यादा ही एसिडिक हो जाता है,
देख रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड बनने का मतलब समझ रहे हो। तो आपके हाथ में थोड़ा सा वो लोगे तो आपको मतलब ये करे कोरोसिव कर देगा, वो खा जाएगा आपके हाथ को थोड़ा सा। तो ये इसीलिए इससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, बस ये सब जो गैसेस हम रिलीज करते हैं ना, तो इसका संभल के थोड़ा सा कम से कम यूज करें। अभी देख रहे हो कोरोना के टाइम में कितना मस्त एकदम एटमॉस्फेयर हो गया, क्यों? क्योंकि सब चीज बंद है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो ऊपर गैसेस नहीं जा रहे हैं, सब चीज एकदम मस्त है, पूरा फूल फल रहा है, सब कोई सब्जी वब्जी सब मस्त हो रहा है, सब सारे प्लांट सभी हैं, सब चीज है, पॉल्यूशन पूरी कम हो गई है, दिल्ली की एकदम मस्त कंडीशन हो गई है। अब इसमें अपने को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब कुछ वैसा सॉल्यूशन लेकर के हमें आना चाहिए, है ना, ताकि फिर से हम दोबारा इस तरीके से अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करें। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, और एसिड रेन भी आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, और अब आपका अगला लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, दैट इज कंबस्शन एंड फ्लेम का। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।